दीवार से सिर टिकाकर माला शून्य में ताक रही थी। रोते रोते उसकी पलकें सूज गई थी। जब भी कभी कभी एक आध आंसू पलकों पर आता और उसके गालों पर बह जाता। पास के कमरे में उसकी भाभी दहाड़े मार मार कर रो रही थी। भाभी की बहन और भाभी उन्हें समझा रही थी। भाभी के दोनों बच्चे आरव और शालू सहमे हुए से माँ के पास बैठे थे। भाभी का रुदन कभी उसे सुनाई पड़ जाता। बुआ माला के पास बैठी थी और भी बहुत से रिश्तेदार घर में जगह जगह बैठे हुए थे। माला का भाई और घर के बाकी दूसरे पुरुष अर्थी के साथ शमशान घाट अंतिम संस्कार करने जा चुके थे। माला की आंखों से फिर आंसू बह निकले। माँ तो बहुत पहले ही उन्हें छोड़कर चली गई थी। पापा ने उन्हें माँ और बाप दोनों का प्यार देकर पाला। उनकी उंगलियां पकड़कर दोनों भाई बहन ने चलना सीखा, इस काबिल बने कि जिंदगी की दौड़ में शामिल होकर अपनी जगह बना सके। और आज वही पापा अपने जीवन की दौड़ पूरी कर इस संसार से चले गए। वह पापा की याद में फफक पड़ी। पास बैठी बुआ उसे सांत्वना देते हुए खुद भी भाई की याद में बिलखने लगी। घड़ी ने 4:30 बजाए तो रिश्तों की एक दो महिलाएं घर की औरतों के नहाने की व्यवस्था करने में जुट गई। दाह संस्कार से पुरुषों के लौटने से पहले घर की महिलाओं का स्नान हो जाना चाहिए। भाभी और बुआ के स्नान करने के बाद बेमन से उठकर माला ने भी स्नान किया। कैसी अजीब रस्में हैं, माला सोच रही थी। आदमी के मरते ही इस तरह से घर के लोग स्नान करते हैं कि जैसे कि कोई छूत की बीमारी थी, जिसके दूर हटते ही स्नान करके लोग शुद्ध हो जाते हैं। धर्म और उसकी रूढ़ियाँ, संस्कार है कि कुरीतियाँ, इंसान की भावनाओं का ध्यान नहीं है, बस लोग आडंबर में फंस जाते हैं। स्त्रियों का नहाना हुआ ही था कि शमशान घाट से घर के पुरुष वापस आ गए और घर के बाहर बैठ गए। घर की महिलाएं अब पुरुषों के नहाने की व्यवस्था करने लगी। उसी शहर में रहने वाले कई रिश्तेदार और आस पड़ोस के लोग बाहर से ही अपने अपने घरों को लौट गए। उन्हें विदा कर भैया भी नहाने चले गए। नहाकर माला का भाई अमर आकर बहन के पास बैठ गया तो माला भाई के कंधे पर सिर रखकर रो पड़ी। भाई की आंखें भी भीग गई। वह छोटी बहन के सिर पर हाथ फेरने लगा। रो मत माला, मैं तुम्हें कभी पापा की कमी महसूस नहीं होने दूंगा। तेरा यह घर हमेशा तेरे लिए वैसा ही रहेगा जैसे पापा के रहते था। बड़े भाई ने कहा तो माला के दुखी मन को काफी सहारा मिला। जीजा जी, पिताजी का बिस्तर और तकिया किसे देने हैं? अमर के छोटे साले ने आकर पूछा। अभी तो उन्हें यही रहने दे महेश, ये सब बाद में करते रहना। इतनी जल्दी क्या है? अमर के बोलने से पहले ही बुआ बोल पड़ी। नहीं बुआ, ये लोग हैं तो यह सब हो जाएगा, फिर मेहमानों के सोने के लिए जगह भी तो चाहिए ना। महेश, तुम पापा का बिस्तर और कपड़े वृद्धाश्रम में दे आओ, वहाँ किसी के काम आ जाएंगे। अमर ने तुरंत उठते हुए कहा। लेकिन भैया, पापा की निशानियों को अपने से दूर करने की इतनी जल्दबाजी क्यों? माला ने एक कमजोर सा प्रतिवादन करना चाहा, लेकिन तब तक अमर महेश के साथ पापा के कमरे की तरफ जा चुके थे। लगभग 20 मिनट बाद भैया की आवाज आई। माला, जरा यहाँ आना। अपने को संभालते हुए माला पापा के कमरे में गई। देख माला, तुझे पापा की याद के तहत उनकी कोई वस्तु चाहिए तो ले ले, अमर ने कहा। भाभी को शायद कुछ भनक लग गई और वे तुरंत आकर दरवाजे पर खड़ी हो गई। माला समझ गई कि भाभी ये देखना चाहती है कि वह क्या ले जा रही है। पापा की पढ़ने वाली टेबल पर उनका और माँ का शादी के बाद का फोटो रखा हुआ था। माला ने जाकर वह फोटो उठा लिया। इस फोटो को संभाल कर रखेगी वह। पापा की सोने की चैन और 3 अंगूठियां फोटो के पास ही एक छोटी सी ट्रे में रखी थी, जिन्हें माँ ने घर खर्चे के लिए मिले पैसों में बचा बचा कर अलग अलग मौकों पर पापा के लिए बनाया था। चूंकि ये चैन और अंगूठियां माँ की निशानियां थी, इसलिए पापा इन्हें कभी अपने से अलग नहीं करते थे। माला ने फोटो को कसकर सीने से लगाया और तेजी से पापा के कमरे से बाहर चली गई। जाते जाते उसने देख लिया कि भाभी की नजरें ट्रे में रखी चीजों पर जमी है और चेहरे पर एक राहत का भाव है कि माला ने उन्हें नहीं उठाया। उसके मन में एक वितृष्णा का भाव पैदा हुआ कि थोड़ी देर पहले भैया के दिलासा भरे शब्दों में कितना खोखलापन था, यह समझ में आ गया। भैया के दोनों सालों ने मिलकर पापा के कपड़ों और बाकी सामान की गठरियां बनाई और वृद्धाश्रम में पहुंचा आए। पापा का लोहे वाला पुराना फोल्डिंग बिस्तर और स्टूल, कुर्सी, टेबल और बेंचें वहां से उठाकर सारा सामान छत पर डाल दिया गया कि बाद में बेच देंगे। बड़ी भाभी ने कमरे में फिनाइल का पोछा लगा दिया। पापा उस कमरे में 55 वर्षों तक रहे, लेकिन भाई ने 1 घंटे में ही उन 55 वर्षों की सारी निशानियों को धो पोछ कर मिटा दिया। बस उनकी चैन और अंगूठियां भाभी ने झट से अपने कबर्ड में पहुंचा दी। रात को भाभीयों ने खाना बनाया। माला का मन खाने को नहीं था, लेकिन बुआ के समझाने पर उसने नाम मात्र ही खा लिया। सोते समय माला और बुआ ने अपना पलंग पापा के कमरे में ही डलवाया। पलंग तो था नहीं, जमीन पर ही गद्दा डलवाकर दोनों लेट गई। बुआ ने पूरे कमरे में नजर डालकर एक गहरी आह भरी। बुआ के लिए भी उनका मायका उनके भाई के कारण ही था। अब उनके लिए भी मायके के नाम पर कुछ नहीं रहा। आलोक बाबू ने अपने जीते जी न बहन को मायके की कमी खलने दी, न बेटी को। कहते हैं मायका माँ से होता है, लेकिन यह तो पापा ने ही हमेशा उन दोनों के लिए ही माँ की भूमिका निभाई। बेटी, अब तू रवि के पास अमेरिका चली जाना। वैसे भी अब तेरे लिए यहाँ रखा ही क्या है। अमर का रवैया तो तुझे पता ही है, जो अपने जन्मदाता की यादों को 1 घंटे भी संभाल कर नहीं रख पाया और तुझे क्या पूछेगा। बुआ ने उसकी हथेली को थपथपाकर कहा। अनुभवी बुआ की नजरें उसके भाई भाभी के भाव पहले ही दिन टाड़ गई। हाँ बुआ, सच कहती हो, बस पापा की 13वीं हो जाए तो चली जाऊंगी। उन्हीं के लिए तो इस देश में रुकी थी। अब जब वही नहीं रहे तो माला के आगे के शब्द उसकी रुलाई में दब गए। बुआ देर तक उसका सिर सहलाती रही। पापा ने
माला की शादी की एक एक रस्म इतनी अच्छी तरह पूरी की थी कि लोगों को तथा खुद उसको भी कभी माँ की कमी महसूस नहीं हुई। पापा ने 2 साल पहले उसकी शादी रवि से की थी। साल भर पहले ही रवि को अमेरिका में अच्छी नौकरी मिल गई। वह माला को अपने साथ ले जाना चाहता था, लेकिन पापा की नरम गरम तबीयत देखकर वह रवि के साथ अमेरिका नहीं गई। रवि का घर इसी शहर में था और उसके माता पिता नहीं थे। अतः रवि के अमेरिका जाने के बाद माला अपनी नौकरानी मालती को साथ लेकर रहती थी। रवि छुट्टियों में आ जाता था। माला ने बहुत चाहा कि पापा उसके पास रहे, पर इस घर में बसी माँ की यादों को छोड़कर वे जाना नहीं चाहते थे। इसीलिए वही हर रोज दोपहर को पापा के पास चली आती थी। बुआ गुजरात में रहती थी, उनका भी बार बार आना संभव नहीं था। अब तो उनका भी इस शहर में क्या रह जाएगा। पापा की तीसरे दिन की रस्म हो गई। शाम को माला बुआ के साथ आंगन में बैठी थी। रवि के फोन रोज आते और उससे बात कर माला के दिल को काफी तसल्ली मिलती थी। रवि और बुआ ही तो अब उसके अपने थे। बुआ के सिर में हल्का हल्का दर्द हो रहा था। मैं आपके लिए चाय बनाकर लाती हूँ बुआ, आपको थोड़ा आराम मिलेगा, कहकर माला चाय बनाने के लिए किचन की ओर चल दी। किचन का रास्ता भैया के कमरे के बगल से होकर जाता था। अंदर भैया भाभी, उनके बच्चे, भाभी के दोनों भाई बैठे बातें कर रहे थे। उनकी बातचीत का कुछ अंश उसके कानों में पड़ा तो ना चाहते हुए भी उसके कदम दरवाजे की ओट में रुक गए। वे लोग पापा के कमरे को बच्चों के कमरे में तब्दील करने पर सलाह मशवरा कर रहे थे। बच्चों के लिए फर्नीचर कैसा हो, कितना हो, दीवारों के पर्दे का रंग कैसा हो और एक अटैच बाथरूम भी बनवाने पर सोच हो रहा था। सब लोग उत्साह से अपनी अपनी सलाह दे रहे थे। बच्चे भी पुलक रहे थे। माला का मन खट्टा हो गया। इन बच्चों को पापा अपनी बाहों और पीठ पर लाद लाद कर घूमे हैं। इनके बीमार हो जाने पर भैया भाभी भले ही सो जाए, लेकिन पापा इनके सिरहाने बैठे रात रात भर जागते थे। अपनी तबीयत खराब होने पर भी बच्चों की इच्छा से चलते, उन्हें बाहर घुमाने ले जाते। और आज वे ही बच्चे 3 दिन में ही अपने दादाजी की मौत का गम भूलकर अपने कमरे के निर्माण को लेकर कितने खुश हो रहे हैं। खैर, ये तो फिर भी बच्चे हैं। जब बड़ों को ही किसी बात का लेश मात्र ही रंज नहीं है तो इन्हें क्या कहना। सबके सब उस कमरे की सजावट को लेकर ऐसे बातें कर रहे हैं मानो पापा के जाने की रास्ता देख रहे थे कि कब वे जाएं और कब ये लोग उनके कमरे पर हथिया कर उसे अपने मन मुताबिक बच्चों के लिए बनवा ले। ये तो पापा की तगड़ी पेंशन का लालच था, नहीं तो ये लोग तो कब का उन्हें वृद्धाश्रम में भिजवा चुके होते। माला से और अधिक वहां पर खड़ा नहीं रहा गया। उसने किचन में जाकर चाय बनाई और बुआ के पास आकर बैठ गई। पापा की मौत के बाद दुख के 8 दिन 8 युगों के समान बीते। भैया भाभी के कमरे से आती खिलखिलाहटों की दबी दबी आवाजों से घावों पर नमक छिड़कने का सा एहसास होता था, पर बुआ के सहारे वे दिन भी निकल ही गए। 9वें दिन से आडंबर भरी रस्मों की शुरुआत हुई तो माला और बुआ दोनों ही बिलक उठी। 9वें दिन से रूढ़िवादी रस्मों की शुरुआत के साथ श्राद्ध पूजा में पंडितों ने श्लोकों का उच्चारण शुरू किया तो बुआ और माला दोनों की आंखों से आंसुओं की धाराएं बहने लगी। हर श्लोक में पंडित माला के पापा के नाम आलोक के आगे प्रेत शब्द जोड़कर विधि करवा रहे थे। व्यक्ति के नाम के आगे बार बार प्रेत शब्द का उच्चारण इस प्रकार हो रहा था मानो वो कभी जीवित ही नहीं था, बल्कि प्रेत योनि में भटकता कोई भूत था। अपने प्रियजन के नाम के आगे प्रेत शब्द सुनना उसकी यादों के साथ कितना घृणित कार्य लग रहा था। माला से वहां और बैठा नहीं गया। वह भागकर पापा के कमरे में आ गई और उनकी शर्ट को सीने से लगाकर फूट फूट कर रो दी। जीते जागते इंसानों के मन पर कुल्हाड़ी चलाने वाली भावहीन रूढ़ियों से भरी रस्में, जिनमें मानवीय भावनाओं की कोई कदर नहीं। धार्मिक कर्मकांड समाप्त होने के बाद जब पंडित चले गए तब माला अपने आप को संभाल कर बाहर आई। भैया और उनके बेटे का सिर मुंडा हुआ था। 9वें दिन रस्मों के मुताबिक बेटे और उसके पोते के बाद निकलवा देते हैं। उनके घुटे सिर को देखकर माला का दुख और गहरा हो गया। कैसी होती है ये रस्में जो पल-पल इंसान को हादसे की याद दिलाती रहती हैं और उसका दुख बढ़ाती हैं। रवि को आखिर छुट्टी मिल ही गई और पापा की 13वीं पर वह आ गया। उसके कंधे पर सिर रखकर पापा की याद में और भैया भाभी के स्वार्थी पक्ष पर वह देर तक आंसू बहाती रही। माला का बिल्कुल मन नहीं था उस घर में रुकने का, लेकिन पापा की यादों की खातिर वह रुक गई। 13वीं की रस्म पर भैया ने दिल खोलकर खर्च किया। लोग भैया की तारीफें करते नहीं थके कि बेटा हो तो ऐसा, देखो पापा की याद में उनकी आत्मा की शांति के लिए कितना कुछ कर रहा है। दान पुण्य, अन्नदान। 2 दिन तक तो सैकड़ों लोगों का भोजन चलता रहा। लोगों ने खूब छक कर खाया और भैया भाभी को ढेरों आशीर्वाद दिए। माला, रवि और बुआ किनारे रहकर यह तमाशा देखते रहे। वे जानते थे कि यह सब दिखावा है, इसमें तनिक भी भावना या श्रद्धा नहीं है। ठीक है, जो व्यक्ति को इंसानियत का पाठ पढ़ाने के बजाय आडंबर और दिखावे का पाठ पढ़ाता है, ढोंग करना सिखाता है। जीते जी पापा को दवाइयों और खाने पीने के लिए तरसा दिया और मरने पर कोरे दिखावे के लिए झूठी रस्मों के नाम पर ब्राह्मणों और समाज के लोगों को भोजन करा रहे हैं। सैकड़ों लोगों के भोजन पर हजारों रुपए फूंक कर झूठी वाहवाही लूट रहे हैं, जबकि पापा कई बार 2 बजे तक एक एक कप चाय के भरोसे भूखे रहते थे। माला जब दोपहर में आती तो उनके लिए फल, दवाइयाँ और खाना लेकर आती और उन्हें खिलाती। रात को कई बार भैया और भाभी को अगर शादी या पार्टी में जाना होता था तो भाभी सुबह की 2 रोटियां एक कटोरी ठंडी दाल के साथ थाली में रखकर चली जाती। तब पापा या तो वही खा लेते या उसे फोन कर देते, तब वह घर से गर्म खाना लेकर उन्हें खिलाती। माला सोच रही थी कि श्राद्ध शब्द का वास्तविक अर्थ होता है श्रद्धा से किया गया कर्म, लेकिन भैया जैसे कुपुत्रों और लालची पंडितों ने उसके अर्थ का अनर्थ कर डाला है। जीते जी पापा को भैया ने कभी कपड़े, शॉल, स्वेटर के लिए नहीं पूछा।
इसके उलट अपने खर्चों और महंगाई का रोना रोकर हर महीने उनकी पेंशन हड़प लेते थे। लेकिन उनकी 13वीं पर भैया ने खुले हाथों से पंडितों को कपड़े, बर्तन आदि दान किए। माला को याद है कि उसकी शादी से पहले पापा के बिस्तर की फटी चादर और बदरंग तकिए का कवर, शादी के बाद जब उसके हाथ में पैसा आया तो सबसे पहले उसने पापा के लिए चादरें और तकिए के कवर खरीदे थे। जीवित पापा पर खर्च करने के लिए भैया के पास पैसा नहीं था, लेकिन मृत पापा के नाम पर आज समाज के सामने दिखावे के लिए अचानक ढेर सारा पैसा कहाँ से आ गया। रवि ने 2 दिन बाद अपने और माला के लिए हवाई जहाज के 2 टिकट बुक करा दिए। दूसरे दिन भैया ने कुछ कागज माला के आगे रख दिए। दरअसल पापा ने वह घर भैया और उसके नाम पर कर दिया था। अब तुम तो रवि के साथ अमेरिका जा रही हो, वैसे भी रवि का अपना खुद का भी घर है, तो भैया ने बात आधी छोड़ दी। पर माला उनकी मनसा समझ गई। भैया चाहते थे कि वो अपना हिस्सा अपनी इच्छा से उनके नाम कर दे, ताकि भविष्य में कोई परेशानी ना रहे। हाँ भैया, इस घर में आपके साथ साथ आधा हिस्सा मेरा भी है। इन कागजों की एक कॉपी मैं भी अपने पास रखूंगी, ताकि मेरे पापा की यादें मेरे जीवित रहने तक बरकरार रहे। कठोर स्वर में बोलकर माला ने कागज भैया के हाथ से लेकर रवि को दे दिए, ताकि उनकी कॉपी करवा सके। और हाँ भाभी, माँ के कंगन पापा ने तुम्हें दिए थे, अब पिताजी की अंगूठी और चेन आप मुझे दे देना निकाल कर। भैया भाभी के मुंह लटक गए। दोपहर को रवि और माला ने पापा का पलंग, कुर्सी, टेबल और कपड़े वापस उनके कमरे में रख लिए। नया गद्दा बिस्तर पर डलवा दिया। पापा के कमरे और उसके साथ लगे अध्ययन कक्ष पर नजर डालकर माला बुआ से बोली, मेरा और आपका मायका हमेशा यही रहेगा बुआ, क्योंकि पापा की यादें इसी जगह पर है। इसकी एक चाबी आप अपने पास रखना, मैं जब भी यहाँ आऊंगी आप भी आ जाया करना, हम यही रहा करेंगे। बुआ ने माला